बिलव्ड स्टूडेंट, CBKYS में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1997 में आया हुआ है। सॉल्यूशन में जाने से पहले हम लोग एक बार सम्स को पढ़ेंगे। सम्स अगर अच्छे से पढ़ा हुआ हो, समझा हुआ हो, तो सॉल्यूशन में जो भी अमाउंट लिखी जाती है वो अमाउंट कहाँ से आया, वो सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन कम होता है। तो एक बार हम लोग पहले सम्स को अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। एक्स लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹15 ईच। 10,000 शेयर्स है और एक शेयर्स की वैल्यू दी हुई है 15 रुपये। पेबल एज फॉलोज, किस तरीके से पेमेंट मिलेगा कंपनी को? ₹4 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹7 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹2 पर शेयर एज प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में ₹7 का रेट दिया है, जिसमें ₹2 प्रीमियम का है। तो 7 में 2 अगर हटा दे तो जो ₹5 बचती है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मनी, वो कैपिटल का पैसा है। एंड ₹6 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ₹6 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मिलेगा। टोटल अगर जोड़कर देखें तो 7 और 4 11 और 6 11 और 6 17। 17 में ₹2 आपका प्रीमियम का है, तो ₹15 आपका हो गया कैपिटल का पैसा। ठीक है, आगे मेंशन कर रहा है मिस्टर दास होल्डिंग 50 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनीज। ये मनीज के स्पेलिंग पे मत जाइएगा आप। कंटेंट्स के ऊपर अगर हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इररेलेवेंट होती है। बुक्स में थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स या स्पेलिंग मिस्टेक होती है। मिस्टर दास जिनके पास 50 शेयर्स था, उन्होंने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा फेल किया। इसके बारे में आप जानते हो कि जो भी पैसे कंपनी को नहीं मिलते हैं वो सारे एक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब अलॉटमेंट और कॉल का पैसा रिसीव होगा तो 50 शेयर्स पे हम लोग पैसा रिसीव नहीं करेंगे। आगे मेंशन किया है मिस्टर पॉल होल्डिंग 80 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। और मिस्टर पॉल जिसके पास 80 शेयर्स था, उसने कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। दैट मीन्स जब अलॉटमेंट में हम लोग रिसीव करेंगे तो ध्यान रखेंगे 50 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, और जब कॉल मनी रिसीव करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को 130 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। कौन सा 130 शेयर्स? ये दोनों मिलाकर 50 और 80। ठीक है, आगे मेंशन किया है ऑल दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली री इशू टू मिस्टर रॉय एज फुल्ली पेड अप एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹3 पर शेयर। 15 रुपए का शेयर्स था एक, जो फर्स्ट लाइन में मेंशन किया था। इसको बाद में री इशू किया जा रहा है ₹3 के डिस्काउंट में, मतलब ₹12 पैसा रिसीव होगा और ₹3 डिस्काउंट में जाएगा। ये लाइन पढ़ने के बाद एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आ सकती है कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती, तो फिर यहाँ डिस्काउंट में क्यों दिया है लाइन? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती। री इशू के प्रोसेस के लिए ये अप्लीकेबल है। मतलब री इशू अगर कर रही है कंपनी तो वो डिस्काउंट में री इशू कर सकती है। आगे अपने को करने के लिए बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड द अबव इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अपने को जर्नल एंट्रीज देनी है इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन। ये कैश ट्रांजेक्शन क्या मेंशन करता है? ये कैश ट्रांजेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि कभी कभी आप देखोगे आपके सम्स में लिखा रहता है सो द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द कैश बुक। तो ये जब भी कैश बुक बनाने की बात बोल देता है तो हम लोग बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होती है वो डायरेक्ट कैश बुक में दिखाते हैं, और बैंक को छोड़कर जितनी भी एंट्री होती है वो सारी एंट्री हम लोग जर्नल में दिखाते हैं। मतलब हमारे एंट्रीज 2 पार्ट में बढ़ जाता है। लेकिन हमारे सम्स में यहाँ पर बोल रहा है कि सो द जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन। मतलब आपको कैश बुक वगैरह के बारे में सोचना नहीं है, और सारे जर्नल आपको जर्नल वाले फॉर्मेट में ही दिखाने हैं, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो या वो बैंक से रिलेटेड ना हो। सारे के सारे जर्नल आपको जर्नल के फॉर्मेट में ही दिखाने हैं।
ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन में क्या है। आप लोग एंट्रीज जानते होंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होगा, तो आपको सिंपली ये कैलकुलेशन और इसकी एंट्रीज भी समझ में आएगी। जनरली हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स में एंट्रीज ऑर्डर वाइज करते हैं। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र होता है कैपिटल में, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। इसके बाद आता है फॉरफीचर, फिर री इशू, और री इशू के बाद एक और एंट्री हम लोग करते हैं जो सम्स में मेंशन नहीं रहता है, वो होती है ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। अब इस ऑर्डर में जो एंट्री बनाई गई है वो क्या क्या है, एक बार हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है। ऊपर पहले कंपनी का नाम लिख दे रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल। जर्नल की फॉर्मेट है डेट पार्टिकुलर सेलेफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव की। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव का एक एंट्री किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप देख रहे हैं 10,000 शेयर था, 4 रुपया करके 40,000 अमाउंट दिखा दिया है। नरेशन भी मेंशन किया है क्लियरली, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 ईच। नरेशन में जनरली जो चीज़ें सम्स में होती है वही हम लोग बीइंग करके लिख देते हैं, तो नरेशन पे मैं आगे नहीं जाऊंगा, वो आप लोग देखते रहिएगा। दूसरी एंट्री हम लोग करते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल में, तो एंट्री बन जाती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 40,000 पूरा ट्रांसफ़र कर दिया। थर्ड एंट्री हम लोग करते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट का रेट दिया था सम्स में 7 रुपये, 10,000 शेयर्स पे 7 रुपये करके 70,000 आ गया अलॉटमेंट में, जिसमें 2 रुपये का प्रीमियम था और 5 रुपये को हमने कहा था क्या है, वो कैपिटल का पैसा है। तो 10,000 इंटू 5 करके आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 10,000 इंटू 2 करके दिखा दिया गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है, अब रिसीव करते हैं। तो रिसीव की एंट्री की गई है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट आप देख रहे हो यहाँ पर दिया है 69,650 है ना। ये 69,650 कैसे आया, आपको ध्यान होगा सम्स अभी हम लोग जब पढ़े थे तो सम्स में मेंशन किया था कि एक व्यक्ति जिसके पास 50 शेयर्स था उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट में हम लोग 10,000 शेयर्स पे पैसा रिसीव नहीं किए हैं, कितने पे किए हैं, 9,950 शेयर्स पे, इंटू 7 करोगे तो आपको 69,650 का अमाउंट मिल जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ किसी के मन में एक डाउट अराइज हो सकता है कि सर जो पैसा नहीं मिला वो हम लोग एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे जिसको बोलते थे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, है ना। तो ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट के लिए 2 ट्रीटमेंट वर्क करता है। इस बुक वाले ने सेकंड वाला ऑप्शन फॉलो किया है। पहला ट्रीटमेंट आता है जिसमें हम लोग कॉल्स इन एरियर को डेबिट करके जितना भी एरियर का अमाउंट है 50 शेयर्स के ऊपर 7 रुपये के हिसाब से वो हम लोग एरियर में दिखा देते हैं। और सेकंड ट्रीटमेंट बोलता है कि अगर आप कॉल्स इन एरियर यहाँ नहीं दिखा रहे हो तो जब आप शेयर्स को फॉरफिट करोगे तो फॉरफीचर के समय डायरेक्ट अलॉटमेंट के नाम से उसको कैंसिल कर दोगे। ठीक है, आप देखिएगा बाद में ये फॉरफीचर के एंट्रीज में उसको कैंसिल करके दिखाएगा। और अगर मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि नहीं हमको कॉल्स इन एरिया लिख के ही देखना है, तो जब आप सेट 2 देखोगे तो उसमें जो ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे हम वो कॉल्स इन एरियर को लेकर डिस्कस करेंगे। आप वो ऑप्शन भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग अलॉटमेंट के बाद आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री आप देखिएगा, पहले ड्यू की एंट्री होती है फिर रिसीव की। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू किया है। शेयर्स था आपके पास 10,000 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रेट थी 6 रुपया करके, तो 60,000 का अमाउंट दिखा दिया। नरेशन भी मेंशन किया है, बीइंग इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 ईच एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर ... डेटेड ... ये एक नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ होती है कि जिस एंट्री में कैपिटल का नाम आएगा उस एंट्री में हम लोगों को नरेशन लिखने के समय एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर ... डेटेड लिखनी पड़ती है। ये क्या होता है कि ये सारी चीज़ें एक बोर्ड मीटिंग में पास होती है, तो जिस दिन ये बोर्ड मीटिंग होगा उसका रिजोल्यूशन नंबर
मतलब जहाँ ये नियम पास हुआ उसके नंबर और उसका डेट, जिस डेट में ये पास हुआ वो हम लोगों को यहाँ मेंशन करनी पड़ती है। जनरली सम्स में ये दिया नहीं रहता तो इसलिए हम लोग डॉट डॉट करके उसको क्लोज कर देते हैं। ये नरेशन आप कब मेंटेन करोगे? जब कैपिटल का एंट्री रहेगा तब। ये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब हम लोग करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ भी आप देखो 60,000 ड्यू हुआ था लेकिन रिसीव कितना किया है 59,220, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि हम लोग 50 शेयर्स और एक दूसरा पर्सन था जिसके पास 80 शेयर्स था, तो टोटल 130 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। तो 10,000 में 130 शेयर्स पे अगर आपको पैसा नहीं मिला तो कितने शेयर्स पे मिला होगा? 9,870 शेयर्स पे 6 रुपए के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये 59,220 का फिगर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव कर लिए। अब हम लोग ये शेयर्स को कैंसिल करते हैं, फॉरफिट करते हैं। तो फॉरफीचर के लिए एंट्री जो पास होती है वो नेक्स्ट एंट्री दी हुई है यहाँ पे। एंट्री आप देखिएगा फॉरफीचर की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि कैंसिल होगा तो कैपिटल डेबिट होगा और यहाँ पे पूरी वैल्यू ली जाती है, जितना शेयर्स है 130 शेयर्स कैंसिल करना है आपको और एक शेयर्स का वैल्यू जो फेस वैल्यू था वो था 15 रुपये, तो 15 रुपये के हिसाब से डेबिट किया गया पूरा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50 × 2 100 रुपया लिया है सिक्योरिटीज प्रीमियम में। यहाँ आपके सामने एक कन्फ्यूजन आ सकता है कि जब इक्विटी शेयर कैपिटल में 130 शेयर्स लिए, क्योंकि हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं 130 शेयर्स, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 50 शेयर्स क्यों लिया गया है? इसके लिए आपको एक रूल ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को सिर्फ उतने अमाउंट से ही डेबिट किया जाता है जितना कंपनी प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं की थी। जितना प्रीमियम का पैसा कंपनी रिसीव नहीं की थी, सिर्फ वही अमाउंट प्रीमियम के डेबिट में आएगा। आप एक बार सोचिएगा फिर से सम्स को। एक शेयर होल्डर जिसके पास 50 शेयर्स था उसने अलॉटमेंट का पैसा फेल किया और प्रीमियम का पैसा किसके साथ था? अलॉटमेंट के साथ। तो जिसने अलॉटमेंट फेल किया वो प्रीमियम भी फेल किया होगा, मतलब प्रीमियम का पैसा 50 शेयर्स पे ही कंपनी को नहीं मिला था और वही 50 शेयर्स इंटू 2 रुपया करके प्रीमियम में दिखाया गया कितना? 100 रुपया। जिनके पास 80 शेयर्स था वो अलॉटमेंट का पैसा दे चुका था, तो जब अलॉटमेंट का पैसा दे चुका था तो उसके साथ वो प्रीमियम का पैसा भी दे दिया था, और जब प्रीमियम का पैसा कंपनी रिसीव कर लेती है तो उसको फॉरफीचर में डेबिट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम में सिर्फ उतना ही अमाउंट डेबिट किया जाएगा जो कंपनी रिसीव नहीं की है। इसके बाद हम लोग करते हैं टू कॉल्स इन एरियर, मतलब जितना पैसा नहीं मिला वो दिखाते हैं। तो यहाँ देखिएगा कॉल्स इन एरियर नहीं लिखकर वो डायरेक्ट क्या लिखा गया है? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में 50 शेयर्स पे 7 रुपया करके नहीं मिला था, दिखा दिया कितना? 350। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 130 के हिसाब से 6 रुपया करके नहीं मिला था 130 शेयर्स पे, तो दिखा दिया कितना? 130 × 6 780। और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट जाता है जो कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है उस शेयर्स के ऊपर जिसको वो फॉरफिट कर रही है। मतलब 130 शेयर्स पे कंपनी जो ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है पैसा वो ट्रांसफ़र करती है वो टू शेयर फॉर फीचर में। और ये ब्रैकेट में लिख के दिखाया है, आप इसको खुद से भी एक बार सोच के देख लीजिएगा कि कंपनी कितना पैसा ऑलरेडी रिसीव कर चुकी थी। आप एक बार सोच के देखो, 50 शेयर्स पे कंपनी सिर्फ रिसीव की थी एप्लीकेशन का पैसा, एप्लीकेशन का रेट था 4, तो ये कितना आ गया आपका? 200 दिख रहा है आपको, यही 200 यहाँ पर दिखाया है। और दूसरा था 80 शेयर्स, 80 शेयर्स पे कंपनी एप्लीकेशन रिसीव की थी 4 रुपए के हिसाब से, तो कितना आएगा ये? 320। और 80 शेयर्स पे कंपनी
अलॉटमेंट का पैसा भी रिसीव की थी, वो कॉल मनी फेल किया था, तो अलॉटमेंट का कैपिटल का पैसा यहाँ लिया जाता है। अलॉटमेंट का कैपिटल का पैसा कितना था, 5 रुपये करके, ये कितना आएगा 400, और टोटल जोड़कर आ रहा है आपका 400 और 320, टोटल आ रहा है आपका 720। ये आप देखिएगा 720 यहाँ पर ब्रैकेट में दिखाया है, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट दिखाया जाता है जो कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है उन शेयर्स पे जिसको वो फॉरफिट करने जा रही है। तो ये हम लोग यहाँ पे जोड़कर दिखाएं, 720 और 200 कितना आ गया 920, ठीक है। तो फॉरफीचर वाली एंट्री के ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा आती है। अगर चीज़ें एक बार में समझ में ना आए तो मैं बोलूँगा कि आप वीडियो को 2 बार देखिएगा, तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगी। फॉरफीचर के बाद नेक्स्ट एंट्री आता है री इशू का। तो री इशू के लिए सम्स में मेंशन किया था कि 3 रुपये के डिस्काउंट में री इशू किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं री इशू की एंट्री क्या हो रही है डिस्काउंट वाली। तो री इशू के लिए यहाँ पर एक एंट्री आप देख रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट, और री इशू के समय डिस्काउंट नहीं लिखा जाता, डिस्काउंट के जगह वर्ड यूज़ किया जाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में 130 शेयर्स पे 12 रुपये के हिसाब से दिखा दिया 1560। डिस्काउंट 3 रुपये का था जिसके जगह शेयर फॉरफीचर लिखा गया है, तो 130 शेयर्स पे 3 रुपये करके डिस्काउंट दिखा दिया 390, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरा चला आएगा आपका 130 × 15 करके 1950, ठीक है। ये हो गया आपका री इशू। अब री इशू करने के बाद एक एंट्री जो हम लोगों को पास करनी पड़ती है वो सम्स में मेंशन नहीं करता, वो होता है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। एक कॉन्सेप्चुअल बात है, मैं कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा होगा, वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है और उसकी एक लंबी डिस्कशन होती है। आप यहाँ पर ट्रीटमेंट समझने के लिए सिर्फ जान लीजिए कि री इशू के बाद शेयर फॉरफीचर का बचा हुआ पैसा ट्रांसफ़र होता है कैपिटल रिजर्व में, और उसके लिए एंट्री बनती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और कितना अमाउंट दिखाया है 530 बचा हुआ पैसा। अब देखिए बचा हुआ पैसा कैसे निकाला, शेयर फॉरफीचर में गया था 920 और यहाँ शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ है 390, मैंने फॉरफीचर के समय क्रेडिट हुआ था 920 से और री इशू के समय डेबिट हुआ है 390 से, तो वो 920 से 390 माइनस करके जो शेयर फॉरफीचर का बचा हुआ पैसा होता है 530, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व के बाद ये एंट्री कंप्लीट होती है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम्स के साथ फिर से देखेंगे कि और भी इसमें नई नई चीज़ें क्या आ सकती है।